गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th के मैटर और सराउंडिंग चैप्टर का 9 लेक्चर कंप्लीट हो गया। बीच में थोड़ी सी गैपिंग जरूर हो गई क्लासेस में, लेकिन अब हम लोग आगे की बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर और सराउंडिंग के 9th लेक्चर के बाद। आज की क्लास में हम लोग इस 10th लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज की बात करेंगे। 9 लेक्चर्स के वीडियोस आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक्टिविटीज, इंटेक्स क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम, इन सभी की बातचीत करेंगे। आपसे आज की क्लास में हमारा यही डिस्कशन होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको ये चीज़ समझनी होगी और हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। बुक ओपन करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और एक एक बात हम आपको समझाते हुए आगे की तरफ प्रोसीड होते चलेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप भी उसे ओपन कर लें, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज की ये क्लास, जहाँ पर हमें करनी है आपसे बात एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उसके एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ध्यान से सुने। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये चैप्टर 1 है बेटा आपका। चैप्टर 1 क्लास 9th का। क्लास 9th में साइंस पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में आज हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, इसी पर हमें फोकस करना और इसी पर हमें बातचीत करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्लास में जो बात होगी। अब जरा देखिए, आपकी इस बुक में जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप इस पूरे फर्स्ट पेज में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में दिखाया गया। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जो भी बातें हैं उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं इस एक्टिविटी 1.1 पर। देखिए ये एक्टिविटी 1.1 आपको क्या बताती है, क्योंकि हमें बात करनी है एक्टिविटीज, इंटेक्स क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। और आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं बेटा? आप इसके पहले जितना भी कंटेंट आपके इस चैप्टर में है वो पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इस एक्टिविटी 1.1 में जरा देखें क्या बात लिखी गई है, इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए बड़ी प्यारी सी बात, देखिए टेक 100 ml बीकर, यानी आपको क्या करना है, आपको एक 100 ml का बीकर लेना है, जैसा आपको ये डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, आपने एक 100 ml का बीकर ले लिया बेटा। तो 100 ml का बीकर ठीक है, आपने कंसीडर कर लिया, ये आपका 100 ml का बीकर। अगली बात कहा गया कि फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, यानी हमने क्या किया, आधा उस बीकर को क्या कर दिया, भर दिया और वाटर का लेवल क्या कर दिया, मार्क कर दिया। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए चम्मच से दिखाया गया यहाँ पर कि हमने क्या किया, कुछ सॉल्ट या शुगर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, इसको हमने इसमें डिजोल्व किया। जब हमने सॉल्ट या शुगर को इस वाटर में डिजोल्व किया तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वाटर लेवल में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। दूसरी चीज, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपीयर, सॉल्ट गायब कहां हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी कि हमें यह पता करना है जो सॉल्ट हमने मिलाया वो गया कहां, सॉल्ट गायब कहां हो गया, और क्या सॉल्ट के मिलाने की वजह से वाटर लेवल बढ़ता है क्या, और नहीं बढ़ता है तो वह पानी जो हमने इसमें ऐड किया, पानी में जो हमने नमक या चीनी मिलाया वो कहां चला गया। तो कहा यह गया कि हम इसको ग्लास रॉड से काफी देर तक जब चलाते हैं, ये आपका क्या है बेटा, ग्लास रॉड। कभी भी लैब में जाएंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा। ग्लास रॉड से हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। जैसे अपने घरों में हम चम्मच से चलाते हैं, वैसे हमने ग्लास रॉड से इसमें मिक्स किया। मिक्सिंग के बाद हमने ये पाया कि नो चेंज इन वाटर लेवल, यानी कि वाटर लेवल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यानी जो पहले लेवल था पानी का, यानी जितना पानी हमने लिया था जहां पर हमने मार्किंग की थी, उससे ज्यादा वाटर हमारा बढ़ा नहीं। इसका मतलब नो चेंज इन वाटर लेवल। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला कि पानी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन राइज होता है कि जो शुगर या सैंड मिलाया था वो गया कहाँ। तो कहा गया कि जो शुगर या सैंड आपने मिलाया था वह वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, क्योंकि यह फ्लूइड है, उसके बीच में जाकर के वो बैठ जाता है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेजेंट स्पेस था उसमें वो जाकर के
फिक्स हो गया, जिसकी वजह से वह सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा लेकिन वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो सकता है लेकिन वाटर लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये तो थी आपकी पहली एक्टिविटी। उम्मीदन ये एक्टिविटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि हम अभी तक जो बातचीत कर रहे थे वो फर्स्ट एक्टिविटी की बात कर रहे थे, जहां पर हम शुगर या सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। हम कहते हैं एक फिक्स अमाउंट में अगर पानी ले लिया जाए, उसमें शुगर या वाटर को मिलाते हैं, तो शुगर और वाटर को मिलाने के बाद क्या वाटर लेवल में चेंजेस आएंगे क्या? तो कहा गया नहीं, वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि शुगर कहाँ चली जाएगी, उसकी स्पेस में जाकर के फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वह सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा लेकिन वाटर लेवल में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं पाया जाएगा। इसी के साथ एक्टिविटी 1.1 समाप्त। आइए एक्टिविटी 1.2 में आते हैं। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। यानी इन्होंने क्या कहा, एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर में 100 ml पानी ले लीजिए। ठीक है, ये एक्टिविटी बेटा आपके यहाँ जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ प्रैक्टिकल का कोई पोर्शन, कोई अदर पोर्शन नहीं है। प्रैक्टिकल के पोर्शन में यही एक्टिविटी ही कराई जाती है। तो अगर आपको एक्टिविटी समझ में आ जाएंगी तो आप प्रैक्टिकल के पोर्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जाम में भी कर सकते हैं। हमने कहा 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल आपने ले लिए एंड डिजोल्व दैट इन 100 ml ऑफ वाटर, और उसको आपने क्या किया, 100 ml पानी में डिजोल्व कर दिया। यानी 100 ml पानी लिया, 2 से 3 क्रिस्टल आपने किसके ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के ले लिए, और उसके बाद उसे 100 ml पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो अगली बात क्या आती है, जरा सुनिएगा। आगे कहा गया टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अच्छा, ये प्रोसेस हम आपको ये एक्टिविटी करा भी चुके हैं एग्जाम के क्लासेस के दौरान। ये एक्टिविटी हमने बताई थी, जरा गौर करिएगा। यहां से सुनिए, ये 100 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया। इसमें हमने थोड़ा अमाउंट में क्या मिला दिया, KMnO4 मिला दिया। जब हमने इसमें थोड़े अमाउंट में KMnO4 मिलाया तो KMnO4 के मिलाने की वजह से यह एक कलर्ड सॉल्यूशन बन गया। ओके बेटा, जब यह कलर्ड सॉल्यूशन बन गया तो हम कहते हैं यहां पर हम 90 ml क्या ले लेंगे, 90 ml हम प्योर वाटर ले लेंगे। इसमें से 10 ml हम इसमें मिलाएंगे तो ये भी कलर्ड बनेगा, लेकिन अब यहां पर जो कलर बनेगा वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। फिर हमने 90 ml यानी थोड़ा सा पानी लिया, क्या साफ पानी ले लिया, उसमें फिर 10 ml इसको मिलाया, फिर जो कलर आया और लाइट हो गया। फिर इसको लिया, उसमें 10 ml इसका मिलाया तो कलर और लाइट हो गया। यानी कि ये एक्टिविटी हमारे यहाँ एग्जाम के दौरान ये हमने पढ़ाया था आपको। तो ये एक्टिविटी से हमें प्रूफ क्या होता है, यानी इससे हमें पता क्या चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू मच स्मॉल एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये एक्टिविटी हमें यह बताती है कि मैटर के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और वो लगातार मोशन में होते हैं, यानी मूव करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। एक्टिविटी 1.3 में देखिए, इधर लेफ्ट राइट साइड में, पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अच्छा, ये बड़ी प्यारी सी बात बताई गई। कहा गया कि अगर आप अगरबत्ती लेते हैं, अगरबत्ती को जलाकर आप अपनी क्लास के एक कॉर्नर पे रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद उस पूरी क्लास में उसका धुआं गूंज जाता है, यानी थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल पूरी क्लास में भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है? कहते हैं अगर हम अगरबत्ती जलाकर अपने घर के, अगरबत्ती या धूप बत्ती अपने घर के किसी कॉर्नर पे या स्कूल के या क्लास के या कहीं भी किसी कॉर्नर पर रखते हैं तो इससे कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है? बताया गया इससे यह प्रॉपर्टी प्रूफ होती है कि मैटर के पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, वो लगातार बेटा मूव करते हैं, तभी तो अगरबत्ती की सुगंध हमें मिलना शुरू हो गई। आगे की बात समझिएगा। एक्टिविटी 1.4 क्या बताता है? एक्टिविटी 1.4 कहता है टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। यानी एक्टिविटी 1.4 कहता है कि आपको 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है जो पानी से भरा हो। ठीक है, आपको क्या लेना है, ग्लास लेना है या बीकर लेना है जो पानी से भरा हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन सेकंड बीकर। ध्यान से सुने,
आपको एक बीकर लिया, एक दूसरा बीकर लिया, दोनों में क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है, एक बीकर इधर एक बीकर इधर, दोनों में हमने पानी भर दिया। जब हम दोनों में पानी भर देते हैं तो कहते हैं एक बीकर में आप इंक, इंक मतलब स्याही, इंक को आप पेन की आगे की निब क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, और रिफिल से आप क्या करिए, फूंक करके पीछे से उसके इंक को साइड से क्या करिए, बीकर के साइड से क्या करिए, उस पानी में डिजॉल्व करने का प्रयास करिए। और दूसरे केस में आप शहद ले लीजिए, ठीक है, शहद को आप उस पानी में डिजॉल्व करने का प्रयास करिए। इन्होंने समझाया क्या कि लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर होम और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, यानी कि आप उसमें मिला दीजिए थोड़ी सी ड्रॉप किसकी, इंक की एक बीकर में, और थोड़ी ड्रॉप शहद की दूसरे बीकर में मिला करके आप अपने क्लास के या आप अपने घर में किसी एक कॉर्नर पर रख कर उसे छोड़ दीजिए। कहे अच्छा, आगे कहते हैं रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर टाइमिंग द इंक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कुछ नहीं, देखो ज्ञान की बात बताएगी बेटा। इसमें कहा गया कि इंक को मिलाने पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे और शहद को मिलाने पर क्या ऑब्जर्व करेंगे। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब इंक मिलाएंगे तो इंक प्रॉपरली बहुत तेजी से उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो शहद आपने मिलाया था, हनी जो आपने मिलाया था पानी में, उसका डिजोल्यूशन स्लो होगा, वह उतना तेजी से डिजॉल्व नहीं होगी, उसकी इंटरमिक्सिंग फास्ट नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं कि इंक को मिलाना आसान था, शहद को मिलाना कठिन था। क्यों? क्योंकि शहद कंसंट्रेटेड होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में आईएमएफ ज्यादा है, जबकि इंक एक लिक्विड मटेरियल होता है, फ्लूइड है, और ये आसानी से डिजॉल्व होने की क्षमता रखता है। आइए एक्टिविटी 1.5 में आते हैं। 1.5 क्या कहता है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या ज्ञान की बात कहा गया, कहा यह गया कि आप चाहे पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, चाहे आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, दोनों में से आप कोई भी एक कंसीडर कर लीजिए कंपाउंड। कहते हैं दो बीकर ले लो, एक बीकर इधर ले लो, एक बीकर इधर ले लो, एक में ठंडा पानी भर लो, एक में गर्म पानी भर लो, ठीक है, एक में ठंडा पानी भर लो, एक में गर्म पानी भर लो, इधर भी KMnO4 डाल दो, उधर भी KMnO4 डाल दो, और KMnO4 डालने के बाद आप वेट करिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप ये ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि जो गर्म पानी होगा उसमें जो आपने KMnO4 डिजॉल्व किया है वो तेजी से घुल जाएगा, मिल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और जब वो तेजी से मिलेगा तो डिजोल्यूशन फास्ट होगा, और इस केस में बढ़िया तरीके से कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। जबकि यानी कि आप ये कह सकते हो कि KMnO4 के मिलाने पर कलर्ड सॉल्यूशन आएगा, लेकिन वह कलर्ड सॉल्यूशन जल्दी कब आएगा, जितना जल्दी KMnO4 उसमें मिल जाएगा। और KMnO4 जल्दी डिजॉल्व कब होगा, जब वह सॉल्यूशन हॉट वाटर होगा, यानी कि अगर गर्म पानी में डिजोल्यूशन करेंगे तो तेजी से डिजॉल्व होगा क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, ठंडे पानी में डिजोल्यूशन क्या होगा, स्लो होगा। वही बात इन्होंने कहा कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग का रेट जो होगा वह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिजोल्यूशन फास्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो आसानी से डिजॉल्व किया जा सकता है। एक्टिविटी 1.7 में आइए, ये हो गई आपकी 1.5, ये 1.6, पहले 1.6 देख लीजिए। इसमें 1.6 में इन्होंने क्या समझाया है जरा गौर करिएगा। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, ठीक है, ज्ञान की बात। ये आईएमएफ के बारे में बताया गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया गया। कहा यह जा रहा है कि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना कठिन होता है, बस इसमें यह समझाया गया। आइए एक्टिविटी 1.6 के बाद 7 पर। 7 में कहा गया टेक एन आयरन नेल,
ठीक है, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। यानी कहा यह गया कि एक लोहे की कील ले लीजिए, चॉक का एक छोटा सा पीस ले लीजिए और एक रबर बैंड ले लीजिए। अब उसको क्या करना है, हैमरिंग, हैमरिंग करोगे तो कील में ब्रेकिंग होगी, चॉक को कट कर सकते हो, रबर को स्ट्रेच कर सकते हो। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। अब आयरन नेल, चॉक और रबर, इन तीनों में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा वह एग्जाम्पल है तीनों में से जिसमें आईएमएफ मैक्सिमम होता है, यानी जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपल सी चीज है आयरन, क्योंकि वह सॉलिड है, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर ऐसा होगा, इसलिए आयरन नेल इसका सटीक जवाब। एक्टिविटी 1.8, take some water in a container, try cutting the surface of water with your finger. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब कहा यह गया कि अगर आप पानी लेते हैं, उसकी सरफेस को आप कट करना, जैसे आप इसमें हाथ चला ले रहे हैं, ऐसे एयर में आप हाथ चला लेते हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, लेकिन किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर आप अगर सोचे कैसे ऐसे हाथ चला ले, तो किसी सॉलिड, जैसे दरवाजा आपके घर में लगा या चीनी की एक बोरी आए भर के चीनी, उसमें आप सोचो ऐसे ऐसे हाथ चला लोगे तो चला पाओगे क्या? नहीं। ऐसे ही अगर पानी भरा हुआ उसमें आप सोचो हाथ चला लोगे, आपको लगेगा कि आप चला लोगे, लेकिन वो क्या होगा, उसमें पानी में भी तो फोर्स लगता है, ज्यादा ताकत तो लगेगी तब, क्योंकि पानी में आप दौड़ तो नहीं पाते इतना फास्ट। उसका रीजन होता है उसके बीच में जो आईएमएफ पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं जिसके अंदर जितना ज्यादा आईएमएफ है उसमें मूवमेंट उतना ही स्लो होगा। जरा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी कि आपको इसमें बताना है कि मैटर कौन सा है। तो जरा सुनिएगा, हम कहते हैं कि एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर। तो बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, या जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील किया जा सके, वही मैटर है। तो आप सर्च करें, ये आपका होमवर्क। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। यानी कहा यह गया कि अगर कहीं पर गर्म खाना बन रहा है तो आप उससे काफी दूर बैठे हो तो भी आपको वह आसानी से महसूस हो जाता है, समझ में आ जाता है। जबकि अगर कहीं पर गर्म खाना बन रहा है तो आपको महसूस हो जाता है, लेकिन अगर ठंडा खाना रखा है तो आपको उसकी स्मेल के लिए उसके बहुत क्लोज जाना पड़ता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो कहते हैं गर्म खाने के दौरान हम जानते हैं कि उससे जो गैस बन रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। Rubber is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? आपने इसमें कहा जैसे पानी में आपने देखा होगा कि आप ऐसे ऐसे लोग चलाते हैं, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पानी में मूव कर सकता है? ठीक है, अब आप इसको समझिए। उसका एक रीजन स्ट्रीमलाइंड होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो कर सकता है, और दूसरी चीज वो सॉलिड मटेरियल है, उसकी शार्पनेस होती है इसकी वजह से। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स की, मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी प्रॉपर्टी बताइए। तो प्रॉपर्टी में क्या बताएंगे आप? पहला, मैटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, टू मच स्मॉल। दूसरी, उनके अंदर कंटिन्यूअस मोशन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बता सकते हैं? अट्रैक्ट विथ ईच अदर, इस तरह की प्रॉपर्टी, कॉन्स्टेंटली मूविंग, अट्रैक्ट विथ ईच अदर, कंटिन्यूअस मोशन, स्पेस बिटवीन देम। यानी कि पहला, पार्टिकल्स के अंदर कंटिन्यूअस मोशन होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू मच स्मॉल। तीसरे में आप लिख सकते हो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। चौथे में आप लिख सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आइए आगे 1.9 क्या बताता है? Collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape and the sun around us have a different shape. अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया कि आप अगर
दो तीन आपको कोई एग्जांपल में मैटर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। जैसे आपने आईएमएफ, आईएमएस, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा है, तो इन पांचों प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसे ये प्रूफ करेंगे कि वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। यानी मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करने के बेसिस पर 1.9 एक्टिविटी आपके सामने प्लेस की। Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, cold drink. Containers of different shape, but a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen? Liquid split on the floor. Measure 50 ml. अच्छा, इसमें भी वही बात आपको बताई गई जैसे आपने बहुत समय पहले पढ़ा था, किसी का शेप साइज फिक्स होता है, कोई किसी के दूसरे बर्तन में रखने पर उसके शेप साइज को अटेन कर लेता है। वही बात आपको समझाई गई है कि अगर हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को अलग अलग एपरेटस में, अलग अलग बीकर में, ग्लास में, किसी भी चीज में फिल करते हैं, लेकिन उसमें मार्किंग किए हुए हैं, तो क्या होगा, उसका शेप साइज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसी के बारे में इन्होंने समझाया। देखिए एक्टिविटी 1.11 में क्या है, Take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in Fig 1.4. Remove the piston from all the syringe, leaving one syringe untouched. Fill the water in second and pieces of chalk in third. Insert the piston back into the syringe. क्यों में है, देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा यह गया कि ये जो पिस्टन हम लगाते हैं, जैसे एक सिरिंज ले लो, सिरिंज मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली, अगर आप एक सिरिंज कंसीडर करते हो, रबर कॉर्क से इसके मुंह को बंद कर दो, ठीक है, पिस्टन पीछे लगा हुआ है। अब ये जो यहां पर है, एक में गैस भर दो, एक में वाटर भर दो, एक में कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर दो, ठीक है, और आप क्या करो, इस पिस्टन से जब ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पिस्टन पर प्रेशर किस स्टेट में ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब आपने 1, 2, 3 सिरिंज ले लिए, ठीक है, एक में आपने कुछ नहीं भरा, गैस है मान लो भरी, दूसरी सिरिंज आपने लिया तो उसमें वाटर फिल कर दिया, तीसरी सिरिंज में आपने सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन कुछ ऐसे भर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जो पिस्टन दिया गया है, अगर आप इस पिस्टन से इसको प्रेस करना चाहते हो, यानी कि ये जो सॉल्यूशन इसमें भरा है, एक में तो गैस भरी है, तो गैस में जैसे सिरिंज को दबाओगे तो क्या होगा, वो गैस तुरंत बाहर निकल जाएगी, है ना, जैसे डॉक्टर देखो ऐसे खींचता है फिर ऐसे छोड़ देता तो गैस बाहर निकल जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आप जो सिरिंज आपको दी गई है, एक तो ये हो गई, दूसरी चीज ये है कि अगर इस सिरिंज में अगर वाटर भरा होगा तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर कोई सॉल्यूशन भरा होगा तो थोड़ा और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों केस आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि सॉलिड है या लिक्विड है, तो जिस तरह का सॉल्यूशन होगा उस तरह का उस पर फोर्स लगाना होगा। कुछ क्वेश्चन सिंटेक्स के दिए गए, जरा देखिएगा, क्या द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी होती यही होती है, केजी पर मीटर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड या सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। टैबुलेट द डिफरेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि आपको क्या करना है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताना है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको कमेंट करना है। यानी रिजिड कौन होता है, जिसमें पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होगी। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसके अंदर स्पेस ज्यादा होगा। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उसे फ्लूइड कहते हैं, जैसे लिक्विड और गैस। फिलिंग द गैस कंटेनर, किसी कंटेनर को गैस में, गैस कंटेनर को फिल करना है तो उसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी, शेप के बारे में आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी गैस की ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है। डेंसिटी की अगर बात करें बेटा, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। गिव रीजन: ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट ड्यू टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी गैस को अगर किसी भी हम कंटेनर में भरते हैं तो वह उस कंटेनर को कंप्लीटली कवर कर लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। किसी वुडन टेबल को, यानी लकड़ी का कोई टेबल आपको दे दिया जाए तो उसको सॉलिड क्यों कहते हैं। बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, यानी कि लकड़ी का टेबल अगर आपको दे दिया जाए वुडन टेबल, तो उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, ये भी एक सॉलिड क्वेश्चन है।
तो ऐसा इसलिए है, लकड़ी के टेबल को सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, कठोरता बहुत होती है, इसलिए लकड़ी के टेबल को हम सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है कि कराटा सीखने वाला आदमी चाहिए अगर लकड़ी में आपको हाथ पास कराना हो, ठीक है, अदर क्योंकि वो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एयर में हाथ पास कराते हैं तो ऐसे ऐसे देखिए घुमा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप लकड़ी में पास कराना चाहें, ईंटे में पास कराना चाहें, तो उसके लिए आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एयर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत है, जिसकी वजह से मूवमेंट आसानी से हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर यह मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी कि कराटे एक्सपर्ट के साथ ऐसी केस नहीं बन सकती है। यानी कराटे एक्सपर्ट के अंदर क्या होगा, वही मूवमेंट करा सकता है, बाकी नहीं करा सकते, क्योंकि सॉलिड ब्लॉक को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर IMF बहुत ज्यादा है। Liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. फाइंड आउट वाई। कहते हैं कि लिक्विड की जो जनरली डेंसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन सॉलिड से, यानी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा है तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की कम होती है, सही बात। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? बर्फ पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कम है। अब किसी ने कहा कि सर बर्फ तो सॉलिड है, लेकिन बेटा जब बर्फ बन रही थी तो उसमें एयर ट्रैप्ड हो गई थी। यानी कभी भी बर्फ बनती है तो उसमें बीच में पोर्स पाए जाते हैं, होल होते हैं, उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आइस होती है उसकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कम पाई जाती है। इसीलिए बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरा करती है, पानी हमेशा बर्फ के नीचे रहता है। ये ओवरऑल केस था। अगला देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्टिविटी 1.12 क्या बताती है? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड ए लैबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इन कॉन्टैक्ट विद। ये भी आपको बताया जा चुका है। इसमें क्या बताया गया था? ये लेटेंट हीट का क्वेश्चन है। लेटेंट हीट के क्वेश्चन में ये समझाया जाता है कि जैसे आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ध्यान से सुनिए, उस बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और नीचे से आप उसे गर्म करने लगे, थर्मामीटर से आप उसका टेम्परेचर चेक किए तो 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। आप उसे गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं। एक समय के बाद आप ये पाएंगे कि एक समय तक उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा जब तक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा उसमें मौजूद रहेगा। लेकिन एक समय के बाद उसके टेम्परेचर में बदलाव होने लगता है जब बर्फ का वह छोटा सा टुकड़ा गल जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब उसके पहले जितनी हीट दी गई उसे लेटेंट हीट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह हीट उस बर्फ को पिघलाने में जा रही थी, ना कि उस वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने में जा रही थी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बर्फ को हम पिघला रहे थे, ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं पा रहे थे। थर्टीन नंबर में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको कहा गया कि आप एक वॉच ग्लास ले लीजिए, उस पर कपूर रख दीजिए, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड कुछ भी रख दीजिए, नीचे से आप उसे हीट करिए। जब आप हीट करेंगे उसके ऊपर आप फनल लगा दीजिए, फनल में यहाँ रुई लगा दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो गैस बाहर ना निकले। जब आप नीचे से हीट करेंगे बर्नर से तो वो जो कैम्फर होगा, कपूर होगा, वह कैम्फर वेपर्स में कन्वर्ट होगा और ये जा करके साइड में इधर ठंडा होने के बाद इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये कैम्फर सॉलिडिफाइड कैम्फर यहाँ मिलेगा और कुछ समय के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और इसी को तो हम सब्लिमेशन कहते हैं, कोई और दूसरा थोड़ा ना है। क्वेश्चन आ गया कन्वर्जन का। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको पता है केल्विन, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। यूज करें, आंसर पाएं। यानी कि केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी केल्विन की जगह पर 300 रख दीजिए, उधर से क्या करोगे 273 माइनस कर दोगे इसमें, तो आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर को देखोगे तो वह गैसियस फेज यानी वेपर्स फेज में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वह बॉइलिंग की सिचुएशन में होता है, आप यानी लिक्विड लिख सकते हैं।
फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बना रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें फेज बदलती है। और जैसे अगर हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट के दौरान ये जो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि उसमें एक फेज से दूसरी फेज में चेंजेज आते रहते हैं। इसे लिक्विफाई करने के लिए गैस को हम क्या करते हैं, हम गैस को लिक्विफाई करने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाते हैं, जो क्या है, कंडेंसेशन। लेकिन यहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, तो इसमें और भी मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि सिंपली कि हम कंडेंसेशन से कर सकते हैं। 14th एक्टिविटी क्या है, टेक ए 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर फैन, ओपन चाइना डसन के ना, कुछ नहीं, ज्ञान की बात इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि आप 10 ml 5 ml पानी ले लो, उसे टेस्ट ट्यूब में रख दो और उसी को आप थाली में रख दो। तो सबसे पहले कौन सा पानी वेपर्स में जाएगा, जो थाली में है। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी वही पानी हमेशा बाहर जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसे समझो कि अगर एक पानी ग्लास में भर के रखा जाए तो वह वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि परात में अगर पानी वही गिरा कर रख दिया जाए वो एक ही ग्लास पानी को, तो आसानी से वह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर्स में कन्वर्जन के लिए सरफेस एरिया बहुत मैटर करती है। कूलर कहा गया हॉट ड्राई डे में क्या होता है, ज्यादा अच्छा कूलिंग देता है। क्यों, वही इवेपोरेशन की केस है। फिर मटका वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये सारी केसेस हमने बता दी है इसके पहले भी। कहा ये गया अगर किसी भी आप गर्म सब्सटेंस को कहां पर रखते हो, बड़े किसी भी बर्तन में रख देते हो तो जल्दी ठंडा हो जाता है। छोटे बर्तन में क्या होता है, देर में ठंडा होता है। वो भी चीज आपको मालूम है। गर्मियों में कपड़े क्यों पहनते हैं, दूसरा वाला वो भी बताया था, एक्सरसाइज में आई। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू द सेल्सियस स्केल, बड़ा आसान सा सवाल है। यानी कि कहा यह गया कि टेम्परेचर जो आपके सामने दिया गया इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर नहीं पाओगे क्या। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन की जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे, डिग्री सेल्सियस निकल के बाहर आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये भी आप कर लोगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको रीजन बताना है जो ऑब्जर्वेशन के। जैसे पहला, नैप्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ड्यू टू सब्लिमेशन, यानी कि जब नैप्थलीन बॉल्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सब्लिमेशन की वजह से वह कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे, यानी हम कहते हैं कि परफ्यूम की स्मेल हमें पता चलती है जब हम कुछ दूर दूर भी बैठे हो, ड्यू टू कांस्टेंट मूविंग ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर, यानी कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनका कंटिन्यूअस मोशन होता है, मूवमेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टी, यानी कि आईएमएफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है तो इसमें आईएमएफ सबसे कम होगा, उससे ज्यादा वाटर में होगा, और सबसे ज्यादा आईएमएफ किस में होगा, शुगर में होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आइए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा ध्यान से सुने, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर आपको पता करना है। व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होगा, सॉलिड रहेगा, वाटर सॉरी लिक्विड फेज में रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फेज में रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर यह वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, यानी अगर हम कहते हैं रूम टेम्परेचर पर पानी को दे दिया जाए तो वह लिक्विड है। रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो लिक्विड रहेगा ही, क्योंकि वह वेपराइज नहीं होता है। आगे, क्योंकि उस केस में पार्टिकल्स के बीच का आईएमएफ है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है, तो उसमें वह वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी लिक्विड फेज में रहेगा। एंड आयरन अल्मेरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की क्लोजनेस बहुत हाई होती है। Why is ice at 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, आइस के अंदर कूलिंग का फिनोमिना ज्यादा होता है 273 केल्विन पर। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो दोनों में कूलिंग आइस में ज्यादा क्यों होती, क्योंकि वो कांटेक्ट में ज्यादा बनी रहती है।
व्हाट प्रोड्यूस मोर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम, यानी कि बर्निंग की फिनोमेना की अगर हम बात करें तो किसमें ज्यादा होती है, स्टीम में या जल उबलते हुए पानी में। तो कहते हैं जो भाप होगी, जो स्टीम होगी, उसमें सबसे ज्यादा ज्वलनशीलता पाई जाती है, यानी कि बर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टीम में ज्यादा होती है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में नहीं होती क्योंकि उसमें लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट होता है। नेम ABCD एंड कुछ नहीं पूछा गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे बेटा, गैस से लिक्विड में जाएगा तो कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फ्रीजिंग, और उसके बाद ये इधर से अगर डायरेक्ट इधर जाता है तो इसे सब्लिमेशन, और इधर से इधर जाता है तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। और उम्मीदन ये 9 क्वेश्चन थे आपके इस NCERT एक्सरसाइज में, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने आपको ये पूरा कंप्लीट करा दिया। यानी कि हम आज की इस क्लास में टोटल बातचीत ये कर रहे थे NCERT एक्टिविटी के बारे में, NCERT एक्सरसाइज के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। इस तरह से तमाम डिस्कशन हमारे आपके बीच में हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहां पर हमने आज की क्लास का पूरा कंटेंट आपको समझा दिया। यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 10, यहां पर हमने पूरी की पूरी बात NCERT की कर ली। एक्टिविटी, एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आज इसी के साथ ये चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग आपका समाप्त हो गया है। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी इस चैप्टर से आती है तो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर लिखें, हम आपको वो भी क्लियर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग कल से, जहां पर कल से नई क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। यानी अगला चैप्टर हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर है। तो बेटा कल से हम लोग आगे की क्लास का पूरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।